कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 14 जिसका नाम है वृत्त की अभ्यास 14 बी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पर इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं को जानना होगा। पहले हम उन परिभाषाओं को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो पहली परिभाषा है आपकी, देखिए पहली परिभाषा जो है वह है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो पहले हम समझते हैं त्रिज्या खंड होता क्या है। तो त्रिज्या खंड को समझने के लिए पहले हमको बनाना होगा एक वृत्त। तो जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है, इसका केंद्र हम मान लेते हैं बिंदु ओ। एक वृत्त है, उसका केंद्र है ओ। अगर इस वृत्त पर अगर हम कोई दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक बिंदु ए लिया हमने और एक बिंदु लिया बी, तो वृत्त पर स्थित ये दो बिंदु इस वृत्त को दो भागों में बांट रहे हैं। एक ये छोटा वाला भाग जो है, देखिए ये छोटा वाला जो भाग है, और एक ये दूसरा जो है बड़ा भाग है। ए से बी तक जाने के यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक ये छोटा वाला रास्ता और एक ये बड़ा वाला रास्ता। प्रत्येक भाग को, वृत्त पर स्थित दो बिंदु वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। जो छोटा भाग होता है उसको हम लघु चाप बोलते हैं। लघु चाप। और जो बड़ा वाला रास्ता होता है, बड़ा वाला जो भाग होता है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। तो वृत्तखंड समझने के लिए पहले हमको समझना होगा चाप क्या होता है। तो वृत्त पर स्थित दो बिंदु वृत्त को दो भागों में बांट देते हैं, एक छोटे भाग में एक बड़े भाग में। छोटे वाले भाग को हम लघु चाप कहते हैं, बड़े वाले भाग को हम दीर्घ चाप कहते हैं। तो किसी चाप के अंत्य बिंदु, जैसे अगर हम इस लघु चाप की बात करें तो इसके दो अंत्य बिंदु ए है और बी है। इसी प्रकार दीर्घ चाप के जो अंत्य बिंदु है, अंत्य बिंदु जहां से चाप शुरू हुआ है और जहां पर खत्म हुआ है, उन बिंदु को हम अंत्य बिंदु बोलते हैं। तो लघु चाप का अंत्य बिंदु एक ए है और बी है। इसी प्रकार दीर्घ चाप का भी अंत्य बिंदु ए और बी है। तो अगर हम लघु चाप की बात करें तो इस लघु चाप के अंत्य बिंदु से अगर हम वृत्त की त्रिज्याओं को खींच दें, अगर ओ से ए को मिलाएंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह त्रिज्या कहलाता है। और इसी प्रकार ओ से अगर बी को मिला दें तो ये भी वृत्त का एक त्रिज्या होगा, ओ बी। तो किसी चाप के अंत्य बिंदु से जाने वाले त्रिज्याओं, जैसे लघु चाप है यहाँ पर ये ए बी, इसके अंत्य बिंदु ए और बी से जाने वाले जो त्रिज्या है वो है ए ओ और बी ओ। तो इन दो त्रिज्याओं और इस लघु चाप के जो बीच का क्षेत्र होगा, ये इसी को हम कहते हैं त्रिज्या खंड। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं त्रिज्या खंड। वृत्त की त्रिज्याओं, वृत्त की किसी चाप और उसके दो अंत्य सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं त्रिज्या खंड। अगर हम इस दीर्घ चाप की बात करते तो देखिए ये एक चाप है, इसके दो सिरे हैं ए और बी। तो उनके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये दूसरा वाला जो क्षेत्र है, इसको, ये बड़ा वाला जो भाग है, इसको भी हम त्रिज्या खंड कहेंगे। त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्या खंड, एक दीर्घ त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड समझते हैं क्या होगा। लघु चाप और उसकी जीवाओं, उसके अंत्य बिंदु की त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं। लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होगा, लघु चाप के अंत्य सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र कहलाता है लघु त्रिज्या खंड। दीर्घ चाप और उसके अंत्य सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। आपको एक परिभाषा यहां पर याद रखनी होगी त्रिज्या खंड की, कि वृत्त की एक चाप और उस चाप के दो अंत्य सिरों से जाने वाली जो त्रिज्याएं होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, उसको, बीच का जो भाग होता है उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। अगर चाप हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक लघु चाप होता है, एक दीर्घ चाप। अगर चाप लघु है, लघु चाप और उसके सिरों के बीच, सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होगा उसको हम लघु त्रिज्या खंड कहेंगे।
अगर चाप हमारा दीर्घ है और दीर्घ चाप और उसके सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होगा उसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। तो ये लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड ये निर्भर करेंगे हमारे चाप पर। अगर चाप हमारा लघु है तो लघु त्रिज्याखंड हमको मिलेगा, चाप अगर दीर्घ है तो हमको दीर्घ त्रिज्याखंड मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप ये परिभाषा समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं दूसरी परिभाषा को। दूसरी परिभाषा देखिए कौन सी है। दूसरी परिभाषा है वृत्तखंड। वृत्तखंड। अब हम परिभाषा वृत्तखंड को समझते हैं। इस परिभाषा को समझने के लिए भी हम एक यहां पर वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है O। तो वृत्त पर अगर हम कोई दो बिंदु लें, बिंदु A और बिंदु B, तो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड होता है उसको हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं जीवा। वृत्त की जीवा। वृत्त वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो इस जीवा ए बी ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया है, एक ये ऊपर का भाग और एक ये नीचे का भाग। इसके ये दो भाग हो गए हैं। वृत्त की जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। तो इन प्रत्येक भाग को देखिए, हम प्रत्येक भाग को कहते हैं, प्रत्येक भाग को हम बोलते हैं वृत्तखंड। ये ऊपर का भाग भी वृत्तखंड कहलाएगा और ये नीचे का जो भाग है ये भी वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्त की जो जीवा होती है वृत्त को दो भागों में बांट देती है, एक बड़े भाग में एक छोटे भाग में। ठीक है। जो छोटा भाग होता है, अगर इस जीवा ए बी के संगत अगर हम ये चाप देखें, ए से ए बी, ये वृत्त की एक जीवा है, इस जीवा के संगत अगर हम चाप देखें, ए से बी तक अगर हम वृत्त से होकर जाएं तो एक रास्ता तो ये है और एक रास्ता ये वाला है। तो जो छोटा वाला रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लघु चाप। और जो बड़ा वाला रास्ता होता है, दो बिंदु से वृत्त पर दो बिंदु को मिलाने वाला जो बड़ा रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। और ये ए बी है वृत्त की जीवा। तो अगर किसी जीवा और लघु चाप वृत्त की जीवा और उस जीवा के संगत लघु चाप के जो बीच का क्षेत्र होता है तो उसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। वृत्त के दीर्घ चाप और उसकी जीवा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो वृत्त का जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, एक प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। अगर उस जीवा के संगत अगर हम लघु चाप लें तो वह वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाएगा। अगर उस जीवा के संगत ये बड़ा वाला चाप यानी दीर्घ चाप हम लें तो उस वृत्तखंड को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो अब आपको एक परिभाषा यहां पर याद रखनी होगी। देखिए वृत्तखंड क्या होता है? वृत्त के जीवा, किसी वृत्त का जो जीवा होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं। अगर उस जीवा के संगत अगर हम लघु चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। वृत्त के दीर्घ चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो आप ये दोनों परिभाषा समझ गए होंगे कि त्रिज्याखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, लघु त्रिज्याखंड किसको कहते हैं, वृत्तखंड की परिभाषा क्या है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप ये दोनों परिभाषा अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए त्रिज्याखंड क्या होता है? वृत्त के किसी चाप और उसके सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं, एक लघु त्रिज्याखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्याखंड। अगर हमारा चाप लघु है और उस चाप के सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल कहलाएगा लघु त्रिज्याखंड। अगर हमारा चाप दीर्घ चाप है और उसके सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। फिर बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्त का जो जीवा होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को हम वृत्तखंड कहते हैं।
वृत्त इस जीवा के किस वृत्त वृत्त के जीवा के संगत अगर हम लघु चाप, अगर हमारा चाप लघु है और जीवा, लघु चाप और जीवा के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। वृत्त का जीवा और दीर्घ चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब ये चारों परिभाषाएं आप आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों पर। अभ्यास 14 बी। अब पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न एक है, पार्श्वकित चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ इस चित्र में ये बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र बताया गया है। रेखाखंड ओ ए ओ बी और ओ सी त्रिज्याएं हैं। ओ ए ओ बी और ओ सी इस वृत्त की तीन त्रिज्याएं हैं, ये प्रश्न में कहा गया है। रेखाखंड ए बी ए सी और डी ई जीवाएं हैं। ए बी ए सी और डी ई ये इस वृत्त की तीन जीवाएं हैं, ये प्रश्न में हमको बताया है। इनका इनका एक त्रिज्या खंड, इस वृत्त का एक त्रिज्या खंड है ओ ए ओ बी और चाप ए एक्स बी से घिरा हुआ क्षेत्र। देखिए ओ ए ओ बी और चाप ए एक्स बी के ये बीच का जो क्षेत्र है ये एक त्रिज्या खंड है। प्रश्न में ये भी बताया गया है हमको। इसके संगत यहाँ पर जो ये जीवा है ए बी, इसके संगत उन्होंने बोला है जीवा ए बी ए एक्स बी चाप से घिरा क्षेत्र है। एक जीवा और ए एक्स बी के बीच का जो ये क्षेत्र है ये एक वृत्तखंड है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब प्रश्न में अब हमसे आगे बोला है, इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्या खंडों के नाम और उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखें। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है इसी प्रकार जैसे हमसे बोला गया था प्रश्न में ओ ए ओ बी और चाप ए एक्स बी के बीच का जो ये क्षेत्र है ये एक त्रिज्या खंड है और इस त्रिज्या खंड के संगत एक जीवा है ए बी और चाप ए एक्स बी के बीच का जो क्षेत्र है ये वृत्तखंड है। इसी तरह हमको 5 अन्य त्रिज्या खंडों के नाम और उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखने के लिए हमसे कहा गया है। तो देखिए अब यहां पर देखते हैं हम पहले एक वृत्त की चाप देखते हैं। देखिए ए से बी तक, देखिए प्रश्न में एक चाप तो प्रश्न में ही दिया गया है ए एक्स बी। ए से बी तक जाने का एक रास्ता है ए एक्स बी, ए एक्स की ओर पहले एक्स पर जाएंगे फिर बी पर जाएंगे। तो अगर आप देखें एक रास्ता ए से बी तक जाने का ये भी तो हो सकता है ए आर बी, ए आर बी, ठीक है। ए से बी तक पहुंचने का रास्ता ये भी तो है ए आर की ओर जाएंगे बिंदु बी पर। तो ये कैसा चाप कहलाएगा, ये कहलाएगा दीर्घ चाप। दीर्घ चाप और इसके जो सिरे हैं ओ ए और ओ बी, एक चाप है हमारे पास और उसके सिरों से जाने वाली दो त्रिज्याएं हैं। तो उनके बीच का जो ये क्षेत्र है, उनके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक त्रिज्या खंड कहेंगे और ये दीर्घ त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो प्रश्न में हमको 5 त्रिज्या खंडों के नाम और उनके संगत जीवा दोबारा जो वृत्तखंड बना है उसके नाम लिखने के लिए हमसे कहा गया है। तो यहां पर हमारे पास एक ये चाप है ए आर बी, उसकी दो त्रिज्याएं ए ओ और ओ बी, इन दो त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा हमारा एक त्रिज्या खंड। तो इसका नाम हम यहां पर लिख लेते हैं। तो चाप लिखते हैं त्रिज्या, त्रिज्या ओ ए तथा ओ बी, त्रिज्या ओ ए ओ बी तथा चाप, चाप है हमारा यहां पर ए आर बी लिख लेते हैं, ए आर बी, ए आर बी से घिरा त्रिज्याखंड, से घिरा क्षेत्र, से देखिए हम इसके दो भाग करते हैं, एक और लिख लेते हैं त्रिज्याखंड। 5 हमको नाम लिखने हैं तो एक और हम लिख लेते हैं त्रिज्याखंड और एक तरफ हम लिख लेते हैं वृत्तखंड। तो हमारे पास त्रिज्याखंड कौन सा हुआ,
त्रिज्या AO और OB, और चाप है हमारा ARB के बीच का क्षेत्र। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिज्या OA OB तथा चाप ARB ARB के से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र। तो ये एक हमारे पास क्या है, एक त्रिज्याखंड है। वृत्तखंड इधर लिख लेते हैं। और इस त्रिज्याखंड के संगत यहां पर जो वृत्तखंड है उसका नाम भी हमको लिखना है। देखिए इस चाप के सिरे हैं AB, और इस AB से घिरा जो वृत्तखंड है, देखिए एक ये वृत्तखंड हो जाएगा। चाप AB से ऊपर का जो क्षेत्र है ये भी एक वृत्तखंड है, और चाप AB से नीचे का जो भाग है इस वृत्त का वह भी एक वृत्तखंड है। उसका नाम तो प्रश्न में ही हमको पहले से ही दिया गया है। तो हम यहां लिख लेते हैं कि जीवा AB, जीवा AB तथा, यहां पर जीवा AB है तथा चाप ARB के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र एक वृत्तखंड है इस त्रिज्याखंड के संगत। अब ये तो हो गया हमारा एक नाम। अब इसी प्रकार हमको दूसरा त्रिज्याखंड भी यहां पर लिखना है। देखिए इस चित्र में अगर हम देखें, A और C ये दो बिंदु हैं। A से C तक जाने का हमारे पास एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता ये वाला है, R बिंदु R से होकर, सर E है हमारा बिंदु। एक रास्ता है A से X की ओर बिंदु C तक जाने का। तो ये एक चाप हो गया AXC, और इस चाप के जो दो सिरे हैं, इस चाप के दो सिरे हैं AO, दो सिरे हैं A और C, और इन सिरों से जाने वाली जो त्रिज्या है AO और CO, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो एक त्रिज्याखंड यहां पर ये हो जाएगा। इसका नाम लिखते हैं हम त्रिज्या OA OC तथा चाप, अगर हम चाप का नाम लिखें तो लिखते हैं ABC, ABC लिख देते हैं चाप का नाम, ABC से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र, ठीक है। से घिरा क्षेत्र एक यहां पर त्रिज्याखंड हो गया है। और इसी क्षेत्र के संगत अब हमको एक वृत्तखंड का नाम भी देख लिखना है इस त्रिज्याखंड के संगत। तो इस चाप के जो सिरे हैं, देखिए इस चाप के दो सिरे हैं, इस चाप के दो सिरे हैं A और C। इन सिरों को मिलाने वाला ये वृत्त का एक जीवा कहलाएगा। इस जीवा और इस चाप के बीच का जो क्षेत्र है वह कहलाएगा एक वृत्तखंड। चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र कहलाता है, चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र कहलाता है एक वृत्तखंड। तो यहां पर हमारी जीवा जो है, जीवा तो है AC, जीवा AC तथा चाप, तथा चाप ABC के बीच से घिरा क्षेत्र, या से लिख लेते हैं से घिरा क्षेत्र एक यहां पर वृत्तखंड है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नाम हमको लिखना है। अगर इस चित्र में हम देखते हैं, देखिए बिंदु A और C, बिंदु A से C तक पहुंचने का हमारा एक रास्ता ये है ARC, ARC ये वृत्त का एक चाप हो गया। इस चाप के जो दो सिरे हैं A और C उनको मिलाने वाली ये त्रिज्याएं AO और OC, ये वृत्त की ये त्रिज्याएं हो गई हैं। चाप ARC, चाप है ARC, दो त्रिज्याएं हैं AO और CO, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये भी तो एक त्रिज्याखंड होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिज्या, त्रिज्या AO OC तथा चाप, यहां चाप का नाम बदल जाएगा, चाप है ARC, ARC से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र, ये भी एक त्रिज्याखंड है इस वृत्त का। अब इस त्रिज्या के संगत
इस त्रिज्या के संगत, इस त्रिज्याखंड के संगत हमको एक वृत्तखंड का नाम भी लिखना है। तो इस चाप के, देखिए एक चाप है ए आर सी, इस चाप के जो सिरे हैं ए और सी, उनको मिलाने वाला एसी एक जीवा है। एसी क्या है? एक जीवा है। इस जीवा और इस चाप के ये बीच का जो क्षेत्र है, ये तो एक वृत्तखंड कहलाएगा। तो हम यहां पर हम लिखेंगे इस बार जीवा एसी तथा चाप ए आर सी से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र एक वृत्तखंड है। अब हमने यहाँ पर तीन नाम लिख दिए हैं, तीन त्रिज्याखंड और उनके संगत तीन वृत्तखंड के नाम। अभी हमको दो और लिखने हैं। नंबर 4 देखिए। देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया था डीई एक जीवा है। डीई क्या है? एक जीवा, प्रश्न में हमसे बताया गया है। तो यह जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक ये ऊपर छोटा वाला भाग और ये नीचे एक बड़ा वाला भाग। तो ये लघु वृत्तखंड और एक ये दीर्घ वृत्तखंड है। अगर हम यहाँ पर बिंदु डी से बिंदु ओ को मिला दें, बिंदु डी से बिंदु ओ को मिला दें, बिंदु ई को बिंदु ओ से मिला दें, तो ये वृत्त की क्या बन जाएंगी? त्रिज्याएं बन जाएंगी। ओ ई और ओ डी, ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। त्रिज्या। अब यहां पर बिंदु देखिए डी और ई, वृत्त पर दो बिंदु है डी और ई। डी से ई तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो है डी आर ई और एक रास्ता है डी बी ई। डी बी ई, तो ये बड़ा वाला रास्ता दीर्घ चाप कहलाएगा, छोटा वाला रास्ता लघु चाप कहलाएगा। तो पहले हम लघु चाप और वृत्त, इस चाप के दो सिरे डी ओ और ई ओ, दो सिरे डी और ई से जाने वाली जो त्रिज्या है और ये लघु चाप जो है, इनके बीच के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये एक त्रिज्याखंड कहलाएगा। एक चाप है डी आर ई, दो त्रिज्याएं हैं डी ओ और ई ओ, इनके बीच का क्षेत्र क्या है? ये एक त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं त्रिज्या, त्रिज्या है यहां पर डी ओ और ई ओ तथा चाप, चाप है यहां पर डी आर ई, डी आर ई से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र। अब इस त्रिज्याखंड के संगत हमको एक वृत्तखंड का नाम भी लिखना है। तो इस चाप जो डी आर सी एक यहां पर चाप है, डी आर ई जो एक चाप है, तो इस चाप के जो सिरे हैं डी और ई, इनको मिलाने वाला ये रेखाखंड ये एक जीवा है। चाप डी आर ई और डी ई जो जीवा है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाएगा एक वृत्तखंड। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जीवा डी ई तथा चाप डी आर ई से घिरा क्षेत्र, ये भी एक वृत्तखंड है। अब नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए हमारा चाप इस बार बिंदु डी से ई तक पहुंचने के हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? अगर हम इस बिंदु बी की ओर से बिंदु ई पर जाएं तो ये भी तो एक चाप कहलाएगा। डी बी ई एक चाप है और इसके दो त्रिज्या हैं। देखिए इस चाप के दो सिरे डी और ई से जाने वाले वृत्त के जो त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या डी ओ और एक त्रिज्या होगी ई ओ। इसके बीच का क्षेत्र, इन त्रिज्याओं और इस चाप के जो बीच का क्षेत्र है, ये भी तो एक त्रिज्या खंड है यहां पर। तो हम यहां पर लिखते हैं त्रिज्या डी ओ ई ओ तथा चाप, यहां पर चाप है एक डी बी ई, डी बी ई से घिरा क्षेत्र, से घिरा क्षेत्र एक त्रिज्याखंड कहलाएगा। और इसी त्रिज्याखंड के संगत एक वृत्तखंड भी बनेगा। देखिए यहां पर जीवा जो है डी ई, जीवा है हमारी डी ई, एक जीवा, और ये चाप डी बी ई, चाप डी बी ई और एक जीवा के ये बीच का जो क्षेत्र है
ये कहलाएगा एक वृत्तखंड। तो हम लिखते हैं यहां पर जीवा डीई तथा चाप डीबीई, डीबीई से घिरा क्षेत्र, ये एक वृत्तखंड है। तो प्रश्न में हमको, जैसे प्रश्न में एक, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा क्षेत्र एक वृत्त त्रिज्या खंड दिया था, उसी त्रिज्या खंड के संगत एक जीवा ए बी और ए एक्स भी चाप से घिरा क्षेत्र एक वृत्तखंड बताया गया था। इसी प्रकार हमको यहाँ पर पांच अन्य, इस चित्र को देखकर पांच अन्य त्रिज्या खंडों और उनके संगत वृत्तखंड के नाम लिखने के लिए हमसे इस प्रश्न में कहा गया था। तो पांच वृत्तखंड और पांच त्रिज्या खंड के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, पार्श्वकित चित्र में छायांकित त्रिज्या खंड की त्रिज्या लिखिए। प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पर एक हमको चित्र दिया गया है, इस चित्र में जो छायांकित भाग है, देखिए जिसमें ये शेड हुआ है, ये गुलाबी रंग यहाँ पर भरा हुआ है, इस भाग की, ये जो त्रिज्या खंड वाले भाग में यहाँ पर कलर हुआ है, रंग हुआ है, इस छायांकित त्रिज्या खंड की हमको त्रिज्याएं लिखने के लिए कहा गया है। देखिए ये जो त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड का चाप ये है ए बी और इस चाप के सिरे हैं ए और बी। इन सिरों को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले जो ये रेखाखंड है, यही कहलाएंगे इस त्रिज्या खंड के त्रिज्या। तो यहां पर हम लिखते हैं छायांकित त्रिज्या खंड की त्रिज्याएं यहां पर हैं इस चित्र में ओ ए तथा ओ बी। तो इस प्रश्न में हमसे कहा गया था कि एक वृत्त यहां पर दिया गया है, इस वृत्त का एक त्रिज्या खंड है ओ ए बी, इस त्रिज्या खंड की त्रिज्याओं के नाम लिखने के लिए हमसे कहा गया था। तो ओ ए और ओ बी इस त्रिज्या खंड की दो त्रिज्याएं हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पार्श्व के चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा और उसके संगत त्रिज्या खंड का नाम बताइए। इस चित्र में जो वृत्तखंड यहाँ पर जो छायांकित वृत्तखंड दिया गया है, जहां पर ये लाल रंग हुआ है, इस वृत्तखंड का, इस वृत्तखंड के जो संगत जीवा है उसका नाम हमको लिखना है और इस वृत्तखंड के संगत जो त्रिज्या खंड यहां पर बन रहा है उसका नाम हमको लिखने के लिए कहा गया है। तो पहले हम लिखते हैं वृत्तखंड की जीवा, वृत्तखंड की जीवा। तो इस वृत्तखंड की जीवा क्या है? देखिए वृत्तखंड की परिभाषा होती है वृत्त का एक जीवा और उसके संगत, उस जीवा के संगत जो चाप है उसके बीच का क्षेत्र कहलाता है वृत्तखंड। तो यहां पर एक जीवा है पी क्यू और एक चाप है पी क्यू क्यू, इसके बीच का क्षेत्र यही तो वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड में जीवा कहते हैं वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो बिंदु P और Q को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है पी क्यू, इस वृत्तखंड का यहाँ पर जीवा है। तो वृत्तखंड का की जीवा यहाँ पर है पी क्यू। अब आगे हमसे कहा गया है इस वृत्तखंड के जो संगत त्रिज्या खंड बना हुआ है उसका नाम हमको बताना है। देखिए त्रिज्या खंड की परिभाषा हमको पता है कि एक चाप और उस चाप के दो सिरों से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं। जब प्रश्न में इस वृत्त खंड के बारे में हमसे कहा गया है तो इस वृत्त खंड का चाप है पी क्यू क्यू, ये वृत्त खंड का चाप है और इस चाप के सिरों से जाने वाली त्रिज्याएं पीओ और क्यूओ हैं। तो उनके बीच का जो क्षेत्र होगा इसी को तो हम त्रिज्या खंड कहेंगे। तो इस त्रिज्या खंड का नाम होगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इस त्रिज्या खंड का नाम है। तो लिखते हैं यहां पर वृत्तखंड, वृत्तखंड के संगत त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड यहां पर हो जाएगा उसका नाम, पहले केंद्र का नाम लिखेंगे
और इस जीवा के सिरों के नाम लिखते हैं, जिसके संगत हम त्रिज्या खंड का नाम लिख रहे हैं। ओ पी क्यू, ये इस वृत्तखंड के संगत एक त्रिज्या खंड इस चित्र में बन रहा है, ओ पी क्यू। तो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 14 भी कंप्लीट हो चुकी है। और इस अभ्यास के साथ इकाई 14 हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इकाई 15 की अभ्यास 15A के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।